Good morning, everyone. I am Ruhi Fatma from Department of Teacher Training and Non-Formal Education, Jamia Millia Islamia. Today, we begin our journey into an essential aspect of research methodology, sampling techniques. In this lecture, we will focus on the core of any research study, how to choose a representative sample, and the techniques we used to do so. A well-chosen sample ensures that our findings are meaningful and can be generalized to the broader population. We will explore two broad categories of sampling techniques. Probability sampling, where every member of the population has a known chance of selection, and non-probability sampling, where the selection are based on convenience or judgment. By the end of this session, you will have a clear understanding of when and how to apply each these methods effectively. The objectives of this lecture are define a representative sample and explain the significance in research methodology. Identify key factors that affect the selection of representative sample, for example, population size, diversity, sampling frame. Differentiate between probability and non-probability sampling techniques with definitions and examples. Describe common types of probability sampling, for example, random sampling, simple random sampling, stratified sampling, cluster sampling, or systematic sampling. And non-probability sampling, for example, convenience sampling, purposive sampling, quota sampling, and snowball sampling. Evaluate the strength and limitations of each sampling technique. Choose appropriate sampling techniques. Let's start our discussion. My first question is, what is population? Population क्या होता है? So population is the entire group of people of interest from whom the researcher needs to obtain information. कोई भी रिसर्चर जो होता है वो उसकी स्टडी जब वो अपने करने जा रहा होता है तो उस स्टडी के लिए उसकी कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं जिसके अंदर कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वो ग्रुप ऑफ पीपल जिसके अंदर वो सारी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हो जो रिसर्चर के इंटरेस्ट के लिए, तो वो पूरा ग्रुप ऑफ एंटायर ग्रुप ऑफ पीपल जो होता है उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 10th क्लास के बच्चों के पर या मैथ्स पढ़ाने के लिए कुछ एक इंटरवेंशन करना चाहती हूँ, कोई एक नई टेक्निक यूज करना चाहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कॉन्सेप्ट मैपिंग की इफेक्टिवनेस चेक करना चाहती हूँ, तो 10th क्लास के जितने भी बच्चे हैं वो सब मेरी पॉपुलेशन. ठीक है. उसके बाद आता है सैंपल. सैंपल क्या होता है? पॉपुलेशन का एक छोटा सा पार्ट, एक यूनिट दैट सेलेक्टेड फ्रॉम पॉपुलेशन इज नोन एज सैंपल. और ये सैंपल इट शुड बी द रिप्रेजेंटेटर्स ऑफ द पॉपुलेशन. सैंपल इज द रिप्रेजेंटेटर्स ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है वो. पॉपुलेशन के अंदर से ही सिलेक्ट होता है तो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है. और इसका पर्पस क्या होता है सैंपल का बनाने का? कि इसका पर्पस यही होता है कि हम इन्फ्रेंसेस को ड्रॉ कर सकें. जब हम स्टडी करें, अपनी कुछ एनालिसिस करें, डेटा कलेक्ट करें, अपना कुछ किसी तरीके से हम अपना डेटा कलेक्ट करें, फिर एनालिसिस करें और उसकी बेसिस पर हम कुछ इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करें, तो सैंपल का पर्पस ही होता है कि हम इन्फ्रेंसेस ड्रॉ कर पाए. वाई सैंपल? सैंपल ही क्यों चूज करना है? क्यों नहीं हम पॉपुलेशन को स्टडी करके उससे इन्फ्रेंसेस बना लेते हैं? सैंपल हमें बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये टाइम कंस्ट्रेंट. हम पूरी पॉपुलेशन को पढ़ने में कितना टाइम लगाएंगे? जैसे अभी मैंने कहा कि मैं कॉन्सेप्ट मैपिंग की इफेक्टिवनेस देखना चाहती हूँ 10th क्लास के बच्चों पे अलजेब्रा में खाली. ठीक है. अब 10th क्लास के तो इतने सारे बच्चे हैं, अगर हम पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो लाखों में करोड़ों में बच्चे होंगे. हम कैसे पहुंचेंगे? अगर हम डिलिमिट करके खाली दिल्ली पर भी आ जाए, दिल्ली में भी इतने बच्चे होंगे कि हमारा साल से ऊपर लगेगा. और जैसे ही हमारा साल खत्म होगा तो हमारा पॉपुलेशन चेंज हो जाएगा. हमारा 10th क्लास जो 11th में चला जाएगा और 9th वाला 10th में आ जाएगा, तो हमारी पॉपुलेशन चेंज हो जाएगी.
है ना। तो टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से हम पूरी पॉपुलेशन को पढ़ना इतना आसान काम नहीं होता है, इसलिए हम सैंपल चूज करते हैं। दूसरा फाइनेंस, हम इतनी दूर तक जाएंगे, कहाँ कहाँ पढ़ाएंगे, कैसे करेंगे, तो उसके अंदर फाइनेंस भी इन्वॉल्व होता है। तो कितना फाइनेंस हम अपनी रिसर्च के ऊपर खर्च करेंगे, तो इसलिए हम सैंपल ड्रॉ करते हैं। अच्छा, जो पॉपुलेशन होती है वो दो तरह की होती है, एक होमोजीनियस पॉपुलेशन यानी कि जिसमें सब सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाले लोग, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन जिसमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वाले लोग। तो होमोजीनियस अगर आपकी पॉपुलेशन है जिसमें सेम करेक्टरिस्टिक्स वाले लोग हैं, तो वहां से सैंपल ड्रॉ करना तो आसान है। लेकिन हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन जो होती है उससे सैंपल को सिलेक्ट करना एक डिफिकल्ट काम है ना। तो क्योंकि जो हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है उसमें बहुत सारे सिग्निफिकेंट वेरिएशन होते हैं, है ना, अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसीलिए वो हेट्रोजीनियस है। तो वहां से अगर हम सैंपल चूज करना है तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे सैंपल में वो जितने भी वेरिएशन है, जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स है पॉपुलेशन की, वो सारी करेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट हो हमारे सैंपल में। हमारे सैंपल में जो लोग आए उनके अंदर वो सारी करेक्टरिस्टिक्स हो जो हमारी पॉपुलेशन के अंदर। ठीक है, तो कर सकते हैं और करते भी हैं, लेकिन एक थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है। एक और कॉन्सेप्ट हमको समझना है, सैम्पलिंग फ्रेम। अब सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है? सैम्पलिंग फ्रेम होती है द लिस्टिंग ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम विच अ सैंपल इज चोजन। जो पॉपुलेशन हमारी है उस पूरे पॉपुलेशन में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनके नाम लिख लेना, उनकी एक पूरी लिस्ट बना लेना। तो वो जो लिस्ट होती है वो हमारी सैम्पलिंग पॉपुलेशन कहलाती है। ठीक है, तो सैम्पलिंग फ्रेम जो है वो पूरी कंप्लीट लिस्ट है जिसके अंदर हमारी पॉपुलेशन के सारे नाम आ जाएं। ठीक है, तो हमने तीन कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, पॉपुलेशन, सैंपल एंड सैम्पलिंग फ्रेम। सैंपल निकालने के लिए हमें इन तीनों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी था। अब हम देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड सैंपल। एक अच्छा सैंपल किसे कहते हैं? तो सबसे पहली खास चीज होती है वो ये होती है रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। हमारा सैंपल जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, यानी कि पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करें। पॉपुलेशन के अंदर जो भी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारी रिप्रेजेंट करें। होमोजीनियस अगर आपका पॉपुलेशन है यानी कि एक सी करेक्टरिस्टिक्स है तो भी वो उन करेक्टरिस्टिक्स को करे, लेकिन अगर हेट्रोजीनियस है, अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स वाले लोग हैं, तो वो सारी करेक्टरिस्टिक्स हमारे सैंपल के अंदर हो। तो हमारा सैंपल पूरी तरह से रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, तभी हम उसको कहेंगे कि हमारा सैंपल एक अच्छा सैंपल है। दूसरा बात, एक्सेसिबल होना चाहिए। वो सैंपल ऐसा हो जिस तक हम पहुंच पाए, जहां पर हम अपना रिसर्च, अपना इंटरवेंशन कर पाए, जहां हम अपना ऑब्जर्वेशन कर पाए, जहां हम अपनी स्टडी कर पाए। और तीसरी चीज, लो कॉस्ट, है ना, बहुत ज्यादा फाइनेंस उसमें इन्वॉल्व ना हो, हम आसानी से उस पर पहुंच जाए, वहां का काम करने। तो एक किसी अच्छे सैंपल की तीन ही कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक होता है रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, दूसरी बात एक्सेसिबल होना चाहिए, और तीसरी बात लो कॉस्ट होना चाहिए। तो एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल क्या होता है? जिसके अंदर वो सारी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो जो पॉपुलेशन के अंदर थी, वो पॉपुलेशन जिसके अंदर से हमने उसको ड्रॉ किया था। क्लियर? अब हम बात करते हैं सैंपलिंग ना, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है सैंपलिंग टेक्निक। सैंपलिंग क्या होता है? तो सैंपलिंग वो प्रोसेस है, वो प्रोसीजर है जिसकी हेल्प से हम पूरा सैंपल अपना सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, और जब हम सिलेक्ट कर लेते हैं सैंपल तो फिर हम उसके ऊपर स्टडी करके हम इन्फ्रेंसेस करते हैं पूरी पॉपुलेशन के बारे में। अब हमें क्योंकि पूरी पॉपुलेशन के लिए इन्फ्रेंसेस करना है, इसलिए हमारा सैंपल को रिप्रेजेंटेटिव होना जरूरी है। तो द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग सैंपल, हम कैसे उसको, कैसे, क्या प्रोसीजर है, क्या सिस्टमेटिक मेथड हम यूज कर रहे हैं अपना सैंपल को पॉपुलेशन से निकालने के लिए, उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं सैंपलिंग। तो द सिलेक्शन ऑफ द सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन, क्योंकि हमने कहा था सैंपल क्या है, एक सबसेट है पॉपुलेशन। तो उस सबसेट को पॉपुलेशन के अंदर से सिलेक्ट करने का जो प्रोसीजर होता है उसको हम कहते हैं सैंपलिंग। इट इज अ साइंटिफिक मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। अब ये होता कैसे है ना, सैंपलिंग का प्रोसेस क्या है? तो इसके लिए हमें सबसे पहली जरूरत है कि हम अपनी पॉपुलेशन को डिफाइन करें।
क्लियर हो हमारे दिमाग में कि इसमें कौन बच्चे आए, कौन इंडिविजुअल्स आएंगे, कौन नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी कहा था 10th क्लास के बच्चे, तो उसमें सिर्फ 10th क्लास के ही बच्चे आएंगे, 9th के नहीं आएंगे, 11th के नहीं आएंगे। ठीक है, तो हमारी पॉपुलेशन बिल्कुल क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए। तो सैम्पलिंग अगर हम करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में हमारी पॉपुलेशन क्लियर हो कि ये लोग होंगे और ये लोग नहीं होंगे, हम उसको डिफाइन कर सकें। तो दूसरा है आइडेंटिफाइंग द सैम्पलिंग फ्रेम। जब हमने अपनी पॉपुलेशन डिफाइन कर लिया तो फिर हम अपने सैम्पलिंग फ्रेम को भी आइडेंटिफाई करें कि इसमें कौन कौन इंडिविजुअल्स आएंगे। ठीक है, फिर हम जो अलग अलग सैम्पलिंग डिज़ाइन है, सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं, उसमें से हम एक सिलेक्ट करें कि हमें कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करनी है, कैसे कौन सा प्रोसीजर हम यूज़ करेंगे, कौन सा मेथड से हम अपना सैंपल्स को चूज़ करेंगे। ये डिपेंड करता है आपकी रिसर्च प्रॉब्लम पर और आपके ऑब्जेक्टिव्स पर कि आपको मेजर क्या करना है। उसके ऊपर बेस्ड करता है कि आप कैसे सैम्पलिंग डिज़ाइन अपना करें। ठीक है, और उसके बाद आप एक अपना सैंपल साइज फिक्स कर लें कि भाई मुझे इतना सैंपल लेना है, और वो सैंपल क्या साइज क्या होना चाहिए जो पूरी पॉपुलेशन को ठीक से रिप्रेजेंट कर पाए, जिसके ऊपर आप एक्सेसिबल और जो लो कॉस्ट पे, और फाइनली आप एक सैंपल ड्रॉ करें। तो 5 स्टेप्स होते हैं सैंपलिंग प्रोसेस के। सबसे पहली बात डिफाइन द पॉपुलेशन, then identifying the sampling frame, then select a sampling design or procedure and determine the sample size and draw the sample. ठीक है, this is the process of sampling. Now types of sampling, कितने तरह की सैम्पलिंग होती है? सैम्पलिंग दो तरह की होती है, एक होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एक होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है? नाम से ही जाहिर है, जिसमें प्रोबेबिलिटी हो, जिसमें चांस हो, प्योर चांस हो कि हर इंडिविजुअल को कि उसको सैंपल के अंदर सेलेक्ट किया जा सके, इंश्योर हो हर इंडिविजुअल, हर यूनिट सैंपल का ये उसके लिए ये इंश्योरिटी हो कि वो भी सैंपल में सेलेक्ट हो सकता है। तो ऐसे अगर हम टेक्निक यूज करेंगे तो हमारे से सैंपलिंग वो कहलाएगी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। पॉपुलेशन का ईच एंड एवरी यूनिट को इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन होना चाहिए कि वो सैंपल के अंदर सिलेक्ट हो सके, तब हम उसको प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग करते हैं। प्रोबेबिलिटी सैंपल आर मोर एक्यूरेट क्योंकि वो पूरी तरीके से रिप्रेजेंट भी कर रही है और हर इंडिविजुअल को ये चांस है कि वो सिलेक्ट किया जा सके। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग सैंपल्स जो अलाउ अस टू एस्टिमेट द एक्यूरेसी ऑफ द सैंपल, है ना। ये अगर हम ये वाला मेथड हम यूज करेंगे तो ये हमें श्योरिटी देती है कि ये हमें अलाउ करती है कि हम सैंपल की एक्यूरेसी को एस्टिमेट कर सकें, हम जान सकें कि हमारा सैंपल जो है वो एक्यूरेट है कि नहीं है। ठीक है, अब जो प्रोबेबिलिटी सैंपल्स होते हैं, सैंपलिंग का जो टेक्निक है वो भी अलग अलग तरीके से होती है। फॉर एग्जाम्पल सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग और मल्टी स्टेज सैंपलिंग। आइए अब इनको एक एक करके हम समझते हैं। पहला है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। हाँ, क्योंकि इसमें हर इंडिविजुअल को, एवरी इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन हैज द इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। हर इंडिविजुअल को पूरी तरह से चांस होता है कि उसको सैंपल में सिलेक्ट किया जा सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुछ स्टूडेंट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप रैंडम नंबर जनरेटर की मदद से आप सैंपल को पिक कर सकते हैं, या लॉटरी की मदद से आप सैंपल को पिक कर सकते हैं ना, ताकि लॉटरी में तो कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो आप डिफरेंट मेथड यूज कर आप पूरी इस तरह से सिंपल रैंडम सैंपलिंग का यूज कर सकते हैं। अब सिंपल रैंडम सैंपल को अगर सेलेक्ट करना है कि तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए। पहली बात क्या है कि आपको नंबर्ड लिस्ट ऑफ ऑल द स्टडी यूनिट्स इन द पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन है उसके सारे यूनिट्स की एक लिस्ट होनी चाहिए और लिस्ट के साथ उनके नंबर्स भी पड़े होने चाहिए ना, क्योंकि हम कुछ नंबर सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद हमें जो नंबर सेलेक्ट करना है उसके लिए हम लॉटरी मेथड यूज सकते हैं, रैंडम नंबर टेबल्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या जरूरत है, हमें लिस्ट, पूरी लिस्ट होनी चाहिए, यानी कि पूरा हमें सैम्पलिंग फ्रेम हमारे पास क्लियर होना चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल आप किसी क्लास में आप कुछ इंटरवेंशन करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप 8th क्लास को करना चाहते हैं, उसके अलग अलग सेक्शंस हैं, है ना, तो उसमें तकरीबन 250 अराउंड स्टूडेंट्स हैं, तो जिनके ऊपर आप करना चाहते हैं, जिनके लिए आप काम करना चाहते हैं। तो अब आप 250 के पूरे करने के बजाय आपने एक 25 इंडिविजुअल के स्टूडेंट्स का आपने सैंपल सिलेक्ट कर लिया। तो आप क्या कर सकते हैं, उन 25 बच्चों के नाम आप एक चिट्स पे लिखकर और एक बाउल में डाल सकते हैं, और वहां से कोई सी भी 25 आप जो चिट्स हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका होगा सिंपल रैंडम सैंपल, जहाँ पे हर पर्ची को, हर इंडिविजुअल को, हर नाम को ये इक्वल चांस है कि वो उसको सिलेक्ट हो सके। तो यहाँ 250 जो था वो क्या था, आपकी पॉपुलेशन थी, और 25 क्या है, आपका सैंपल साइज है, और मेथड आपने क्या यूज किया, रैंडम। तो हर किसी को इक्वल चांस है कि वो सेलेक्ट किया जा सके, वो उसको चूज किया जा सके। ठीक है, दूसरा मेथड है सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि आप जो सैंपल सेलेक्ट करते हैं वो एक सिस्टम ऑफ इंटरवल्स से सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने कहा कि 250 स्टूडेंट्स थे जिसमें से आपको 25 लेने थे, तो आप हर 10th बच्चा भी ले सकते हैं, आपके पास लिस्ट तो है ही, है ना, तो हर 10वां बच्चा आप सिलेक्ट कर लीजिए, यानी कि इक्वल इंटरवल पर करते हैं। तो अगर आप इस तरीके से कराएंगे तो कहलाएगी सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। और अगर आपने सिंपल लॉटरी से किया था जैसे, तो वो था सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, तो इसमें आप अपनी पॉपुलेशन में से कोई सा भी एक पर्टिकुलर इंटरवल में कोई भी नंबर आप चूज कर सकते हैं, हर 5th हर ले सकते हैं, हर 10th ले सकते हैं, 15th ले सकते हैं, 34th ले सकते हैं, 100th ले सकते हैं, वो कोई सा भी आप नंबर एक, लेकिन इक्वल इंटरवल पर होना चाहिए। ये नहीं कि एक 5 वाले लिया, दूसरा 9 ले लिया, तीसरे मतलब 5th वाला ले लिया, फिर 9th ले लिया, फिर 11th ले लिया, फिर 12th ले लिया। नो, अगर आप 5th से ले रहे हैं तो 5th, फिर 10th, फिर 15th, फिर 20th, इस ऑर्डर में जो नंबर आ रहे हैं वो नंबर आप लेते चले जाएंगे। ठीक है, तीसरी मेथड जो है वो है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। अब स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में क्या है कि इसमें आप अलग अलग आपका जो पॉपुलेशन है उसको अलग अलग सब ग्रुप्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। ये ग्रुप्स आप किस बेसिस पे मान सकते हैं, जो अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं उनके अकॉर्डिंगली आप अपने पॉपुलेशन को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, और फिर हर ग्रुप को में से आप रेंडमली अपना सिलेक्ट कर सकते हैं सैंपल। तो जो आपके जो टोटल सैंपल आएगा वो टोटल पॉपुलेशन में जितने भी सब ग्रुप्स हैं उन सबको रिप्रेजेंट करा होगा, यानी कि सारी करेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करा होगा, यानी कि वो रिप्रेजेंटेटिव हो। ठीक है, तो स्ट्रेटिफाइड वर्ड जो है, स्ट्रेटिफाइड का मतलब है लेयर्ड, स्ट्रेटा का मतलब है लेयर। ठीक है, तो आप अपनी पॉपुलेशन को डिफरेंट ग्रुप्स में बांट दीजिए, डिफरेंट स्ट्रेटा में बांट दीजिए, और वो स्ट्रेटा, वो सब ग्रुप्स कैसे होंगे जिसमें कॉमन करेक्टरिस्टिक्स जो हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स कॉमन होंगी। फॉर एग्जांपल एज के हिसाब से आप कर सकते हैं, इनकम के हिसाब से आप कर सकते हैं, एजुकेशन लेवल के हिसाब से आप कर सकते हैं, ग्रेड के हिसाब से आप कर सकते हैं। मिडिल स्कूल में आपको कुछ स्टडी करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, 6 के बच्चों को अलग कर लीजिए, 7th को अलग कर लीजिए, 8th को अलग कर लीजिए। ठीक है, आप देख लीजिए कि 6 में कितने हैं, 7th में कितने, तो आपने 3 ग्रुप्स बना दिए, मिडिल स्कूल है तो 6 to 8, और फिर तीनों ग्रुप में से आप सर्टेन नंबर ऑफ नंबर्स ले लीजिए। लेकिन ध्यान रहे कि जब हम सिलेक्ट करते हैं तो सेम प्रोपोर्शन में करते हैं, जितने प्रोपोर्शन में वो आपकी पॉपुलेशन में होता है। 6 क्लास के जितने बच्चे होंगे, आपकी टोटल पॉपुलेशन की जितना परसेंटेज होगा, उसी परसेंट से आप अपने सैंपल के लिए सेलेक्ट करेंगे, लेकिन रेंडमली सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, the number of people chosen from each group is proportional to the group size in the overall population. ठीक है, उसका जो भी प्रोपोर्शन है उसी प्रोपोर्शन में आप सिलेक्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आप ये इंश्योर कर पाएंगे कि हर ग्रुप आपके सैंपल में बैलेंस्ड वे में, बैलेंस्ड वे में मतलब जिस प्रोपोर्शन में, जिस परसेंटेज में वो आपकी पॉपुलेशन में था, उसी परसेंटेज में वो आपके सैंपल में भी है। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ स्टूडेंट्स को सर्वे करना चाहते हैं तो आप उनको ग्रेड के हिसाब से, जैसे मैंने अभी कहा 6, 7, 8 आप अलग अलग ग्रेड कर सकते हैं, और फिर हर ग्रेड में देख सकते हैं किस प्रोपोर्शन में, किस परसेंटेज में बच्चे हैं, और उसमें से उसी परसेंटेज के हिसाब से, उसी प्रोपोर्शन के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप एक कोई रिसर्चर एक रिसर्च करना चाहता है, जो देखना चाहता है कि हिंदुस्तान के जो एडल्ट्स हैं उनका रिटायरमेंट प्लान क्या है। तो आप अपने ग्रुप को एज के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं, है ना, और अलग अलग एजेस के फिर आप प्लान देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी पॉपुलेशन को अगर आप इनकम के हिसाब से देख रहे हैं तो आप अलग अलग इनकम के हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं, एज के हिसाब से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एज इनकम के हिसाब से किया तो लो इनकम देखेंगे, आप मिडिल इनकम देखेंगे और हाई इनकम देखेंगे। तो आपको ये पता है कि आपकी पॉपुलेशन में जो है उसमें लो इनकम के लोग 39% और मिडिल इनकम के लोग 38% है और हाई इनकम के लोग 23% है। तो आपका जो पॉपुलेशन आपका जो सैंपल होगा उस जो वो सैंपल में भी 39% लो इनकम वाले ही होने चाहिए, 38% मिडिल इनकम वाले ही होने चाहिए और 23% हाई इनकम वाले। और हर ग्रुप में से आप रेंडमली सेलेक्ट करेंगे, प्रोसेस रेंडम ही होगा आपका। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपके जो स्मॉल सैंपल होंगे वो पूरी तरह छोटे छोटे आपने, क्योंकि 39% आपने लो इनकम कर लिया, 38% आपने मिडिल कर लिया और 23 आपने हाई इनकम कर लिया, तो आपका जो सैंपल जो है वो पूरी बड़ी पॉपुलेशन को, लार्ज पॉपुलेशन को पूरी तरह से एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, एक्यूरेटली रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब ये हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग जो है उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स टू यूज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। सबसे पहली बात, आपको अपनी टारगेट पॉपुलेशन जो है उसे आइडेंटिफाई करना होगा। फिर उस आपको अपनी पॉपुलेशन को अलग अलग स्टेटस में, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना होगा, कुछ ना कुछ करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल एज के हिसाब से, ग्रेड के हिसाब से, इनकम के हिसाब से। फिर आपको सैंपल साइज अपने लिए एक सैंपल साइज डिसाइड करना पड़ेगा। फिर आप ये देखेंगे किस प्रोपोर्शन में है, तो उस प्रोपोर्शन से हर स्टेटा में से आप कितना परसेंट लोग लेंगे, कितने लोग लेंगे, सैंपल साइज क्या होगा, वो आपको डिसाइड करना होगा। और फिर लिस्ट ऑल मेंबर्स विद इन ईच स्टेट, हर स्टेटम में जो लोग हैं उनकी एक लिस्ट, ताकि आप उसमें से सिलेक्ट कर सकें। और फिर आप फेयर मेथड को, रैंडम मेथड को यूज कर कर, रैंडम नंबर टेबल को यूज कर कर, या आप लॉटरी सिस्टम को यूज कर कर, या आप इंटरवल से हर नंबर को चूज कर कर, आपने कोई भी रैंडम टेक्निक यूज कर कर आप अपना सैंपल सेलेक्ट कर लेंगे हर स्टेटा में से। तो जो सैंपल आएगा वो आपकी पॉपुलेशन को पूरी तरह से रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है। तो ये मेथड बहुत यूजफुल है अगर आपकी जो पॉपुलेशन है उसकी कुछ स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स हों और आप ये चाहते हो कि आप वो सारी करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर काम करें और इंश्योर करें कि आपका जो रिजल्ट है, जो आप सैंपल्स का जो रिजल्ट निकालेंगे वो उस पूरी पॉपुलेशन को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट कर सके, आप उनके ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकें। ठीक है। तो इस मेथड को आप यूज कर सकते हैं अगर आपकी पॉपुलेशन में अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स है, तो वहां पर आप ये मेथड यूज करेंगे तो आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। एक और टेक्निक है क्लस्टर सैंपलिंग। अब क्लस्टर सैंपलिंग क्या है, जिसके अंदर इसमें भी आप अलग अलग ग्रुप्स में बांटते हैं। जैसे स्ट्रेटिफाइड में आपने ग्रुप्स में बांटे थे, वैसे आप क्लस्टर्स में भी अलग अलग ग्रुप्स में बांट सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल आपने एक एरिया के स्कूल्स लिए और फिर आप कहेंगे फर्क क्या है इसमें। यहाँ क्या होता है, क्लस्टर के अंदर आप पूरा का पूरा ग्रुप सिलेक्ट कर लेते हैं अपनी स्टडी के लिए। वहां क्या हो रहा था कि आप हर ग्रुप में से कुछ खास परसेंटेज आप रेंडमली सिलेक्ट कर रहे थे। यहाँ जो आपने ग्रुप्स डिवाइड किए हैं उन ग्रुप्स में से कोई सा भी ग्रुप आप रेंडमली सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पूरा ग्रुप, और फिर उस ग्रुप के ऊपर आप स्टडी करेंगे। और यही इसमें फर्क है। तो डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग इज दैट एंटायर ग्रुप और क्लस्टर एज अ सैंपल रादर देन रेंडमली सिलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द। स्ट्रेटिफाइड में आपने क्या किया था, हर ग्रुप में से आपने कुछ मेंबर्स लिए थे। क्लस्टर में क्या होता है, आप पूरा का पूरा क्लस्टर उठा लेंगे, पूरा ग्रुप उठा लेंगे जिसके ऊपर आप स्टडी करेंगे। क्लस्टर सैम्पलिंग में जो आप कोई भी रैंडम मेथड यूज कर कर आप इंडिविजुअल को नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं, बल्कि पूरे पूरे ग्रुप को यूज कर रहे हैं, पूरे क्लस्टर ऑफ इंडिविजुअल्स को यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक दिल्ली लिया, दिल्ली में अलग अलग जोन है, आपको स्कूल्स को सिलेक्ट करना है, तो आपने कोई भी जोन रेंडमली सिलेक्ट किया। फिर उस जोन में से आप
5 पूरे कोई से 5 स्कूल्स आपने सेलेक्ट किए और उन पूरे स्कूलों पे काम करना शुरू कर दिया, बजाय इसके कि आप जो है मतलब अलग अलग उन स्कूलों में से आप कुछ क्लासेस लेते, कुछ बच्चे लेते, बल्कि आपने पूरा स्कूल सेलेक्ट किया तो आप पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स को स्टडी करेंगे। ये आमतौर पर मेथड उस वक्त कन्वीनियंट होता है जब आपके पास सैम्पलिंग फ्रेम ना हो, क्योंकि आपके पास सैम्पलिंग फ्रेम नहीं होगा तो आपको पता नहीं होगा कि कितनी परसेंटेज में लोग हैं जहां से आपको रैंडम सिलेक्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, पूरा का पूरा जोन, पूरा का पूरा ग्रुप आप सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। सो द क्लस्टर जो है ये या तो जोग्राफिकल यूनिट हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल विलेज, टाउन, स्टेट्स, है ना, कंट्रीज, या ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स हो सकते हैं जैसे स्कूल, कॉलेजेस, डिपार्टमेंट्स, क्लिनिक्स, फैक्ट्रीज एटसेट्रा। तो सैंपल जब हम सैम्पलिंग करते हैं, अगर हम क्लस्टर सैम्पलिंग की बात कर रहे हैं तो क्लस्टर सैम्पलिंग हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक सिंगल स्टेज, एक डबल स्टेज। सिंगल स्टेज में क्या है, आपने क्लस्टर्स में डिवाइड किया और कोई सा भी एक सिलेक्ट क्लस्टर जो है आपने चूज कर लिया और उस क्लस्टर में से आपने स्टडी की। फॉर एग्जाम्पल कोई एनजीओ थी, वो कुछ लड़कियों के ऊपर काम करना चाह रही थी, लड़कियों के एजुकेशन के ऊपर, तो उसने अपने नेबरिंग में से कोई 5 टाउन्स को सिलेक्ट किया और वहां की सारी बच्चों पर उसने हेल्प की। ठीक है, सारी बच्चों पर उसने काम करना शुरू कर दिया, जितनी भी डिप्राइव थी एजुकेशन के लिए, एजुकेशन में जो काम करना चाह रही थी तो सारी बच्चों को। टू वे क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या किया है कि आपने पहले क्लस्टर में डिवाइड किया पॉपुलेशन को और उसके बाद फिर हर उस क्लस्टर में से कुछ लोगों को सिलेक्ट किया, जैसे आप स्ट्रेटिफाइड में करते थे। तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और टू वे क्लस्टर सैम्पलिंग तकरीबन सेम ना, क्योंकि यहाँ पर भी आप ग्रुप्स में बांट रहे हैं और फिर हर ग्रुप्स में से आप एक प्रोपोर्शन के साथ आप उसको सिलेक्ट कर। हमने कहा ये काफी हद तक सेम है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटिफाइड सैंपल एंड क्लस्टर सैंपल। स्ट्रेटिफाइड सैंपल में आप पूरा का पूरा ग्रुप, जो ग्रुप है उस ग्रुप में से जिस प्रोपोर्शन में लोग होते हैं आपकी पॉपुलेशन में, उसी प्रोपोर्शन में आप सैंपल में सिलेक्ट करेंगे। Equal selection from each group that is proportionate to the population। ठीक है, जबकि क्लस्टर सैम्पलिंग में ऐसा नहीं है, टेक्निक में ऐसा नहीं है, वहां पर आप पूरा का पूरा क्लस्टर आप ले ले सकते। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में आप जब अपने ग्रुप्स बनाते हैं तो 5 या 6 से ज्यादा ग्रुप नहीं होने चाहिए। क्लस्टर सैंपल में आप कितने भी ग्रुप्स बना सकते है ना, वो करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से आप कितने भी क्लस्टर्स उसके हिसाब से अपने क्लस्टर बना लीजिए और फिर वहां से पूरा क्लस्टर चूज कर। ठीक। एक और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की एक और टेक्निक है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में क्या है, इसमें भी आप जो जो सैम्पलिंग है वो उनको अलग अलग स्टेजेस में करेंगे, अलग अलग टेक्निक्स को यूज करके। आप कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स भी यूज कर सकते हैं, है ना। ये आमतौर पर ये टेक्निक हम वहां यूज करते हैं जहां हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी हो और डाइवर्स हो ना। तो हम क्या करते हैं, पहले अपनी पॉपुलेशन को लार्ज ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी हिंदुस्तान में पूरा कंट्री में आप करना चाह रहे हैं तो कंट्री को आप क्या करेंगे, हिंदुस्तान को क्या करेंगे, डिफरेंट स्टेट्स में करेंगे। फिर स्टेट्स में से आप कुछ और छोटे ग्रुप्स में करेंगे, यानी कि डिस्ट्रिक्ट्स में से करेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट्स को और छोटे ग्रुप्स में करेंगे, टाउन्स में करेंगे, विलेजेस में करेंगे। देन आप स्कूल्स में या हाउस होल्ड्स में जिस पे भी आपका काम कर रहे हैं, तो ऐसे आप अलग अलग स्टेजेस कर कर आप नीचे आते जाएंगे, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाते जाएंगे और फिर वहां से आप सिलेक्ट करेंगे। तो हर स्टेज में, लेकिन ये ध्यान रखिए कि हर स्टेज में जब आप सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो रैंडम प्रोसेस को यूज कर कर ही होना चाहिए जब तक आप फाइनल स्टेज तक ना पहुंच जाए। फॉर एग्जांपल आप एक पूरे हिंदुस्तान पर एक स्टडी करना चाहते हैं, तो पहली स्टेज क्या होगी कि आपने रैंडमली कुछ स्टेट्स को सिलेक्ट किया। फिर आपने हर सिलेक्टेड स्टेट में से आपने कुछ रैंडमली डिस्ट्रिक्ट को चूज किया। फिर हर सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में से आपने कुछ विलेजेस को या कुछ टाउन्स को सिलेक्ट किया। और फिर अगर आपको हाउस होल्ड पे काम करना है, इंडिविजुअल्स पे काम करना है, तो हर टाउन में से आपने रैंडमली कुछ हाउस होल्ड्स या इंडिविजुअल्स पिक कर लिए। स्कूल्स पे काम करना है तो हर टाउन में से आप अलग अलग कुछ स्कूल्स आप सेलेक्ट कर लिए, लेकिन रैंडमली। तो ये क्या होता है, लेयर्ड अप्रोच है।
है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, आपकी पूरी जो लार्ज पॉपुलेशन है उसको आपने सिलेक्ट किया और आपने ये इंश्योर भी किया कि वो आपकी जो लार्ज सैंपल है वो पूरी तरह जो लार्ज पॉपुलेशन है उसको पूरी तरह से हम आपका जो सैंपल है वो रिप्रेजेंट करें। ये ज्यादातर इस तरह का जो मेथड है वो कम्युनिटी बेस्ड, हम अगर रिसर्च करते हैं या नेशन वाइड कोई सर्वेस करते हैं तो वहां हम ये मल्टी स्टेज सैम्पलिंग टेक्निक यूज करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्लियर हो गई, वहां पर फेयर चांस है, बस ये याद रखिएगा हर मेथड में, हर टेक्निक में, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हर इंडिविजुअल के पास, हर यूनिट के पास पॉपुलेशन की ये फेयर चांस है, ये वो इंश्योरिटी है कि वो सैंपल में सेलेक्ट हो सकता है। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होगी, जहां इक्वल चांस ना हो हर इंडिविजुअल के पास कि वो सिलेक्ट होगा या नहीं होगा, है ना। अब इसकी क्या क्या टाइप्स हैं, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, टेम्पोरल सैम्पलिंग। आइए एक एक करके समझते हैं। कन्वीनियंस सैंपल क्या होता है, नाम से ही जाहिर है, जहां पार्टिसिपेंट को आप अपनी कन्वीनियंस के बेसिस पर आप उसको सेलेक्ट करें, इजीली आप उसको सेलेक्ट कर सकें, या जो लोग अपने आप को वॉलेंटियर करें, है ना, आप उनको सेलेक्ट कर लें अपने सैंपल में। तो इसके की फीचर्स क्या है, आप इसको जल्दी जल्दी कर सकते हैं, इजी टू कैरी है, लो कॉस्ट है, प्रैक्टिकल फॉर प्राइमरी और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की पर है, और ये कहाँ यूज की जाती है, अगर आपके पास टाइम लिमिटेड हो या रिसोर्सेज लिमिटेड हो तो आप ये इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कन्वीनियंस सैम्पलिंग बहुत अच्छी सैम्पलिंग नहीं है, क्योंकि ये आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है कि सैंपल जो है आपकी पॉपुलेशन को पूरी तरह से रिप्रेजेंट करे, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ सर्वे करना था, आप जाके कैंटीन में बैठ गए, उस कैंटीन में जो जो बच्चे आते गए वो उनको आपने कर लिया, सर्वे कर लिया, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है आपके कैंटीन में हर तरह के बच्चे हैं, है ना। कुछ एक पर्टिकुलर टाइप के बच्चे भी आ सकते हैं, सब सारे बच्चे नहीं आ सकते, एक पर्टिकुलर इनकम ग्रुप के बच्चे आ सकते हैं। ठीक है, तो आप कर लिया, या आप क्लास में गए, आप जो लिस्ट है उसमें से पहले 5 बच्चे ले लिया आपने हर क्लास में से, तो जरूरी नहीं है कि वो जो सैंपल है वो आपके पॉपुलेशन को पूरी तरह से रिप्रेजेंट करे, है ना। आपको कुछ मेडिसिन पर करनी है फॉर एग्जांपल, या किसी प्रोडक्ट पे करनी है तो आप किसी कस्टमर शॉप पर चले गए, या आप क्लिनिक में चले गए, आप पेशेंट्स को दे दिया और आपने अपना क्वेश्चन जो था आपने भरवा लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वॉलंटियर्स, आप बच्चे जो हैं आप वॉलंटियर्स करते हैं रिसर्च, है ना। अपने अपने स्कूल में अगर मैं टीचर हूँ तो मैं अपने स्कूल में इंटरवेंशन कर लूँ, अपने कॉलेज में कर लूँ, या अपने वर्क प्लेस में कर लूँ, है ना। तो उस वो चीज़ रहती है। ये ध्यान रखिए कि कन्वीनियंट सैम्पलिंग को अगर आप यूज करते हैं तो कुछ ना कुछ बायसनेस हो जाती है ना, क्योंकि वो पूरी पॉपुलेशन को पूरी तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है सैंपल। इसको आप अपनी रिसर्च के शुरुआती स्टेज में, अर्ली स्टेजेस में तो आप यूज कर सकते हैं, जैसे आपको पायलट स्टडी करनी है, किसी आपने टूल डेवलप किया, आप उसको उसको उसकी वैलिडिटी करना चाहते हैं, रिलायबिलिटी आप उसकी चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप पायलट स्टडी भी करें, तो वहां आप थोड़ा बहुत कन्वीनियंस सैम्पलिंग यूज कर सकते हैं, लेकिन फाइनल उसके लिए आप उसको नहीं यूज करें तो ज्यादा बेहतर। नॉन प्रोबेबिलिटी की एक और टाइप है कोटा सैम्पलिंग। कोटा से आप समझ में आ रहे हैं, कुछ कोटा आपने फिक्स कर लिया कि मुझे इतना लोगों को लेना है, और फिर आपने जो जो आपकी करेक्टरिस्टिक्स थी, आपने जो पॉपुलेशन है उसको जो अलग अलग स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से लोग हैं, फॉर एग्जांपल जेंडर, एज, एजुकेशन लेवल या रीजन के हिसाब से जिस प्रोपोर्शन में, उसी प्रोपोर्शन से आप उस कोटे में से सिलेक्ट करेंगे जो आपने एक कोटा बनाया है ना। तो ये मेथड जो है ये इंश्योर करता है कि अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टडी कि आपका एटलीस्ट जितनी करेक्टरिस्टिक्स आपके पॉपुलेशन में है उतनी करेक्टरिस्टिक्स आपके सैंपल में भी है, क्योंकि आप स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स जिस प्रोपोर्शन में सैंपल में है उसी प्रोपोर्शन में आप अपने को सैंपल में ले रहे हैं, तो एटलीस्ट वो उसको रिप्रेजेंट करेगा आपकी पॉपुलेशन को, उसकी डिफरेंट जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना, तो उसको यूज करेगा। आप इसमें क्या करते हैं, उसी तरह जैसे आपने स्ट्रेटिफाइड में किया था, क्लस्टर में किया था, आपने सब ग्रुप्स में अपने ग्रुप्स में अपनी पॉपुलेशन को बांट लिया था, जैसे जिसको यहाँ पर भी स्ट्रेटा कहते हैं।
वह फर्क क्या है, आपने सब ग्रुप जो बांटे हैं वहां पर से जब आप प्रोपोर्शन में भी ले रहे हैं तो आप रेंडमली सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं। हर इंडिविजुअल के पास ये इक्वल चांस नहीं है कि वो सेलेक्ट। वहां क्या था कि वो रेंडमली आप अपना सैंपल सेलेक्ट कर रहे थे, यहाँ आप रेंडमली सेलेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन हर उसमें से आप उतने ही लोग ले रहे हैं। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस ही ये है कोटा सैंपलिंग का कि आपकी सैंपल जो है वो फेयरली रिप्रेजेंट करे आपकी पॉपुलेशन को। ठीक है, तो ये भी उस वक्त हम यूज कर सकते हैं जब आपके रिसोर्सेज जो है लिमिटेड हो, लेकिन एटलीस्ट आपकी जो सैंपल है वो आपकी पॉपुलेशन के सारे उसको समझा रिप्रेजेंट करे। अब ये काम कैसे करता है कि आप अपनी पॉपुलेशन को जैसे आपने स्ट्रेटा में किया था या लेयर्ड में किया था, आप उसी तरह से आप अपने पॉपुलेशन को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेल फीमेल, एज ग्रुप के हिसाब से कर सकते हैं, क्लास के हिसाब से कर सकते हैं, इनकम के हिसाब से कर सकते हैं, रीजन के हिसाब से कर सकते हैं। डिवाइड कीजिए और फिर वहां से आप उसी प्रोपोर्शन में आप अपना सैंपल सेलेक्ट कीजिए। आप हर एक कोटा आपने कर लिया है कि मुझे इतना कोटा लेना है, तो उसी प्रोपोर्शन में से आप उस कोटे में से आप चीजें हैं अलग अलग ग्रुप्स में से आप उठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक वो थी पॉपुलेशन जिसमें 45% फीमेल थे और 55% मेल थे, तो आपका जो सैंपल होगा उसमें उसके अंदर भी 45% फीमेल्स होंगी और 55% मेल्स ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप किसी यूनिवर्सिटी में अपना कुछ सर्वे करना चाहते हैं, तो इस यूनिवर्सिटी में आपने जब सैम्पलिंग फ्रेम देखा, उसकी पॉपुलेशन देखी, तो आपने देखा कि 20% जो है फ्रेशर, 30% जो है फ्रेशर्स हैं, 25% जो है जूनियर्स हैं और 20% जो है वो सीनियर्स हैं। तो अगर आपको 1000 का सैंपल लेना है तो इसमें 30% फ्रेशर होने चाहिए, यानी कि 300 स्टूडेंट जो है वो फ्रेशर्स ही होने चाहिए। 25% जो है यानी कि 250 बच्चे जो हैं वो जूनियर्स होने चाहिए, 20% यानी कि 200 बच्चे जो हैं वो आपके सीनियर्स होने चाहिए। ठीक है, उस हिसाब से आपका तो पूरी तरह से वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये सिलेक्शन जो है वो रैंडमली नहीं है। ठीक है, एक और तरीका है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का जिसको हम कहते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है कि जो रिसर्चर होता है वो कुछ लोगों को खुद रिक्रूट करता है और फिर किसी भी मेथड को यूज कर और फिर बाकी की जो लोग हैं यूनिट्स, वो जो हमारे रिक्रूटेड लोग हैं एज ए रिसर्चर, हमने जो रिक्रूट किया पर्टिकुलर पॉपुलेशन में से, वो आगे उन अपने जैसे और लोगों को रिक्रूट करते हैं, है ना। इसलिए इस मेथड को हम कहते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। और इसमें वही है, ये कब हम यूज करते हैं, जब रिसर्चर को पूरी पॉपुलेशन के बारे में जानकारी ना हो, सैम्पलिंग फ्रेम ना हो, वो अपनी पॉपुलेशन को पूरी तरह से नहीं जानता कि इसमें कौन कौन से लोग होते हैं, तब हम स्नोबॉल सैम्पलिंग यूज करते हैं। स्नोबॉल सैम्पलिंग को चेन रेफर्ड सैम्पलिंग भी कहते हैं, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैं 5 लोगों को जानती थी किसी एक पर्टिकुलर उसमें, मैंने उन 5 लोगों को सिलेक्ट कर लिया एज ए रिसर्चर। अब वो 5 लोग और 2-2, 4-4, 5-5 लोगों को जानते हो, तो वो हर 5 आदमी जो फिर अगले में से आपने 2, 4, 5 जो भी लोग उनको जानते उनको रिक्रूट कर लिया। उन्होंने फिर वो जो सिलेक्ट हुए सेकंड स्टेज में, उनके भी कुछ उस सेम करेक्टरिस्टिक के लोगों को वो उन्होंने सेलेक्ट किया, तो क्या हो रहा है, एक चेन बन रही है। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग को हम चेन रेफर्ड सैम्पलिंग भी कहते हैं, है ना। इसलिए और अब क्योंकि एक के बाद एक चेन बन रही है, तो यहाँ पर जो सैंपल साइज है उसको आप लिमिट नहीं कर सकते, वो बड़ा और बड़ा और बड़ा होता चला जाता है ना। और ये वही यूज होती है जब जब हम एज ए रिसर्चर हम अपने जो पॉपुलेशन है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल्स विद रेयर डिजीजेस, कोई रेयर डिजीज पे हम काम करना चाह रहे हैं, तो मैं सारे पेशेंट्स को नहीं जानती, हो सकता है मैं 5-7 पेशेंट को जानती हूँ, तो मैं उन 5-7 लोगों को मैंने सेलेक्ट कर लिया, रिक्रूट कर लिया अपने सैंपल के लिए। अब जब वो एक रेयर डिजीज है तो कोई किसी हॉस्पिटल जाते होंगे वो लोग, है ना, किसी एक स्पेशल वार्ड में जाते होंगे, स्पेशल डॉक्टर को दिखाते होंगे, तो वहां वो अकेले तो नहीं होते होंगे ना, उन जैसे और लोग भी आते होंगे, तो वो अपने जैसे और लोगों को, उस रेयर डिजीज वाले लोगों को वो लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने 4-5 लोगों को ऐसे रिसर्चर मैंने रिक्रूट कर लिया, उन लोगों ने और लोगों को रिक्रूट किया, वो जब गए अपने जानने वालों को, उन रेयर डिजीज में से लोगों को उसने और सिलेक्ट किया,
तो इस तरह से हमारा सैंपल बढ़ता चला गया। या हम कुछ होमलेस इंडिविजुअल्स पे काम करना चाहते हैं, तो अब किसी सिटी में कौन कौन से होमलेस लोग हैं उनकी हमारे पास लिस्ट तो नहीं है, लेकिन हो सकता है हम कुछ लोगों को जानते हो, होमलेस लोगों को, एज ए रिसर्चर। तो फिर हम जो है उन लोगों को रिक्रूट कर देंगे और वो अपने जैसे और लोगों को रिक्रूट कर लेंगे। तो इस तरह से स्नोबॉल सैम्पलिंग उस वक्त बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है जब रिसर्चर अपनी पॉपुलेशन को पूरी तरह से जानता नहीं है, उसको वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता अलग अलग रीजंस की वजह से। तो वो कुछ लोगों को रिक्रूट कर देता है और वो रिक्रूटेड लोग और लोगों को रिक्रूट करते हैं, फिर वो लोग और लोगों को रिक्रूट करते हैं। तो इस तरह से एक चेन चलती चली जाती है, इसीलिए हम इसे चेन रेफर्ड सैम्पलिंग भी कहते हैं, है ना। तो ये ठीक है कि हमें 4 लोगों को मैंने सिलेक्ट कर लिया, आसान काम है, मैंने 4 लोगों को जाना, उन 4 लोगों ने और लोग आपने सिमिलर सर्कमस्टांसेस वाले लोगों को कर लिया, कर लें, लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं होगा। इसमें आपको ये इंश्योरिटी देनी पड़ेगी कि आप जिन लोगों को रिक्रूट किया है, पहले उन लोगों को आप इंश्योर कीजिए कि आप उनकी प्राइवेसी को मेंटेन करेंगे। वो जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं वो पब्लिक नहीं होगा, उनका नाम के साथ पब्लिक नहीं, है ना, उनकी जो प्राइवेसी है उसको हम डिश नहीं करेंगे। और ये जो पॉपुलेशन है, जो भी सैंपल आप सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके हर मेंबर को आपको ये, जो जैसे हमने 4 को किया वो अगले 4 को करें, तो वो अगले 4 वालों को भी ये इंश्योरिटी दे कि उनकी प्राइवेसी जो है वो मेंटेन रहेगी, तभी लोग आगे बाहर निकल कर आएंगे, तभी वो करेंगे, है ना। ये सैंपल हम, क्योंकि हमारे पास सैम्पलिंग फ्रेम नहीं है, इसलिए हम सैम्पलिंग स्नोबॉल सैंपल को यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मसला ये कि थोड़ी बहुत बायसनेस हो जाती है, क्योंकि ठीक है मैं 5 लोगों को जानती थी, लेकिन वो जो लोग हैं वो लोग हो सकता है थोड़े ज्यादा लोग को जान, तो वो अपने प्रेफर्ड लोगों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को आप रेफर कर सकते, तो थोड़ी ना थोड़ी कहीं ना कहीं बायसनेस यहाँ पर आ जाती। एक और टेक्निक है टेम्पोरल सैंपलिंग। टेम्पोरल वर्ड का मतलब ही है टाइम। तो टेम्परल जो वर्ड है उसका मतलब रेफर्स टू सम टाइम फ्रेम या टाइम, है ना, एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड, उसके हिसाब से। तो अगर आप रिसर्च कुछ ऐसे ही करना चाहते हैं जिसमें आप कुछ एक सर्टेन पीरियड के लोगों पे काम करना चाहते हैं, तो आपको ये टेम्परल सैम्पलिंग यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्टडी कर रहे हैं कि जेआरएफ के ऊपर आपको काम करना है कि कौन बच्चे ऐसे हैं, कौन स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने दिसंबर 2023 से लेकर दिसंबर 2024 के बीच में जिन्होंने जेआरएफ क्लियर किया है, आप उनके ऊपर काम करना चाहिए। तो ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लोग हैं जिनके ऊपर आप काम करना चाहिए। तो ऐसे वक्त में आप टेम्पोरल सैम्पलिंग आप यूज कर सकते हैं। टेम्पोरल सैम्पलिंग मीन्स हाउ फ्रिक्वेंटली वी आर इमेजिंग एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप अपना क्वांटिफाई कर सकते हैं कि इस पीरियड में कितने लोग हैं, उनको आप देख सकते हैं, उनको आप स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी रेंडमनेस नहीं चल रही है, उस पीरियड में जितने भी लोग थे आपने सबके ऊपर काम किया। ठीक है, तो सो दिस इज ऑल अबाउट सैम्पलिंग टेक्निक्स। दो तरह की प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, हमने कहा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और फिर उसकी अलग अलग टाइप्स विद एग्जांपल्स हमने आपको बताई है। हो सकता है आपको क्लियर हुआ हो। थैंक यू वेरी मच एंड गुड डे।